एज वी ऑल नो कि कोविड की सेकेंड वेव ने इतना ज्यादा अफेक्ट किया है कि अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे. सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे पंखुड़ी फ्रॉम 92.7 बिग एफएम. यू नो मी एज बरेली की कड़क छोरी. एंड मेरे साथ हैं हमारे बरेली मेयर डॉक्टर उमेश गौतम जी. हेलो जी, वेलकम है आपका सर. Thank you very much. Hello everyone. So 92.7 बिग एफएम एंड वाटर एड इंडिया प्रेजेंट्स सही जानकारी मिटाएगी कोरोना की बीमारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं लोगों से कोविड के बारे में. और सर, क्योंकि आप एक मेयर हैं, हमेशा लोगों ने आपको, जनता ने आपको एक मेयर के तौर पे देखा है, अपनी समस्या आपके सामने लेकर आए हैं. बट इस टाइम मैं आपको एज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई नो आप इतनी सारी पॉजिटिव बातें लोगों से करते हैं. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि रिसेंटली सेकेंड वेव आई, लोगों को अफेक्ट कर गई, बहुत सारे घरों को अधूरा छोड़ गई. तो जिन लोगों को स्पेशली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, स्ट्रेस, डिप्रेशन. सो अकॉर्डिंग टू यू, हाउ वन कैन ओवरकम टू दिस सिचुएशन? देखिए, ये जो सेकंड वेव आई थी ये वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अगर अपने परिवार में नहीं तो अपने जानने वाले में बहुत लोगों को खोया है। और जिन लोगों ने अपने लोग खो दिए, और बहुत सारे तो ऐसे मुझे मिलने का भी परिवार में मौका मिला कि जहाँ सिर्फ बच्चे ही रह गए, बड़ा कोई है नहीं। तो उनके लिए इस समय स्ट्रगल करना, उनको अपने आप को ये समझाना कि ये शायद स्थिति हमारे साथ आनी थी, लेकिन ऐसे में हमें खड़ा होना है, ऐसे में हमें अपने परिवार को फिर से चलाना है और परिवार को ठीक रखना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे देखा जाए तो ऐसे चैलेंज में हम लोगों के जो करीबी होते हैं मित्र, मैं पारिवारिक लोग नहीं कहूँगा, ऐसे में जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स जिन्हें हम कहते हैं होते हैं, वो हमें खड़ा करने में बहुत सहायक होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को जो ऐसे ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है, क्योंकि असली मित्र की पहचान करना भी बहुत मुश्किल होता है. लेकिन ऐसे कोरोना के इस सेकंड वेव में हमने बहुत सारे लोगों की पहचान की है.
एंड वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हाँ कोरोना एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि अरे भैया कोरोना नाम का तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये कोई मेंटल सिंड्रोम है या व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द वे आउट फॉर इट? देखिए, हमने बहुत सारे लोगों को खोया। लोग कहते थे पहले किसी कास्ट के बारे में कि शायद पर्टिकुलरली इफ मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुस्लिम को शायद ऐसा लगता है कि नहीं साहब ये तो है ही नहीं। लेकिन हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सीनियर प्रोफेसर्स, अराउंड 40 जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स थे, जो प्रोफेसर्स शायद आज ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे, उनको हमने खो दिया, उनको हमने खो दिया। तो ये जो कोरोना है ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है, वो हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो। लेकिन लोगों ने ऐसा एक सिंड्रोम बनाने की कोशिश की कि नहीं साहब ये कोरोना तो है ही नहीं। बल्कि हमें भी लगता था कि लॉकडाउन में जब भी हम अगर शहर में राउंड ले रहे हैं, सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, तो हमें दिख जाते थे बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, फिर पुलिस या चालान की कार्रवाई कर रही है। तो हम कहते थे भैया ये सब ऐसे घूमने की जरूरत क्या है, कि नहीं साहब हमें तो कोरोना नहीं आएगा। और पंकज जी मैं आपको बता सकता हूँ बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कोरोना हमें नहीं छुएगा, वो भी हमें छोड़ के चले गए उस कोरोना की वजह से ही। तो इसलिए इसको और हाँ ये बात आपकी सही है कि अभी भी कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन के हमारे स्लॉट्स हैं वो हमारे खाली जा रहे हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहे हैं उसमें 70% हम अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पा रहे हैं, यानी कि अभी भी 30% तक लोग वहाँ आ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन कराने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो परिवार है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा जो व्यापार है या जो हमारी नौकरी है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हमारा शहर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा देश कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तभी सारी चीज़ें चलेंगी, चाहे वो परिवार हो, चाहे शहर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे हमारा देश हो, वो सब चलने वाला तभी है जब हम जिंदा रह पाएंगे। और जिंदा रहने के लिए हमें एक दवाई मिल गई है, उसको भी हम ना लगाएं तो मेरे ख्याल से ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो मैं तो लोगों को कहता हूँ किसी सिंड्रोम में ना आए, किसी की बातों में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, बिलीव में उनका चेकअप करा लीजिए, उन्होंने अपनी डोज लगा रखी है। लोगों को तो बहका रहे हैं मत लगाओ कोरोना नहीं आएगा, लेकिन बहका रहे हैं अपनी डोज लगाने के बाद। तो मेरा ये कहना है कि लोगों से, सभी से आपके माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे लोग बिना किसी डर के, आप देखिए अभी तक 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई है। हमारे पास 28 करोड़ में सिर्फ 35 लोग, जो हमारे WHO का जो हमारा सर्वे है, 28 करोड़ में सिर्फ 35 लोग ऐसे थे जिनको थोड़े सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा आए वैक्सीन लगने के बाद। उनको 2 दिन लगे, 3-4 दिन लगे ठीक होने में, 5 दिन लगे। लेकिन एक भी केस, सिर्फ एक जो एक डेथ हुई, उसमें भी मल्टीपल बीमारियां थी। उसके अलावा बताइए 28 करोड़ लोगों में कोई सिम्टम नहीं, कोई ऐसा परेशानी नहीं कि नहीं साहब बहुत 10 दिन कोई बीमार पड़ गया है, या कोई पता नहीं किस किस तरह की लोग बातें करते हैं, कौन सी परेशानी आ गई। ऐसा जब 140 करोड़ में 28 करोड़ को कुछ नहीं हुआ तो बाकी को भी नहीं होगा। भैया सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाओ। वैक्सीन इज फ्री नाउ, सभी के लिए फ्री है, गवर्नमेंट ने कर रखी है। कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, ऐसे ईश्वर तुल्य प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं जिन्होंने पूरे देश के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया। असल में अब जिम्मेदारी जो है ना हम लोगों को उठानी पड़ेगी सभी को, खास तौर से जो कॉलेज हैं, जो इंडस्ट्री है, जो हमारे शॉप्स हैं, बिजनेसेस हैं, उनको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अगर हमारी इंडस्ट्री में जो भी श्रमिक है, अगर उसने वैक्सीन नहीं लगाई है, उसके पास वैक्सीन का प्रमाण पत्र नहीं है, तो हमें उसे रोकना पड़ेगा जॉब पे आने से। हमें ये कहना पड़ेगा भैया कल से आप जॉब पे नहीं आएंगे, जब वैक्सीन लगा लेंगे तभी आएंगे। इसी तरह जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, जहाँ 18 साल से ऊपर का बच्चा पढ़ रहा है, हम उनको खोल देना चाहिए, और खोल के ये कंपलसरी कर देना चाहिए कि वही स्टूडेंट अंदर आएगा जो वैक्सीनेटेड होगा। इसी तरह जो हमारे मॉल हैं, जहाँ हमारे वर्कशॉप्स हैं, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, उन सब में ये कंपलसरी होना चाहिए कि आपको वैक्सीनेटेड स्टाफ ही अंदर रहेगा। तो हमें ये ड्राइव भी मुझे लगता है जल्दी चलानी पड़ेगी कि हम लोग जाके हर शॉप में, हर इंडस्ट्री में जाके देखें कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं
वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, और नहीं है तो हमें उनके जो ओनर हैं उनके ऊपर फाइन करना चाहिए, हमें उनके ऊपर चार्ज करना चाहिए कि आपने क्यों कोई भी व्यक्ति ऐसा रखा हुआ है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर हम ये एक अभियान के रूप में चला लेंगे तो यकीनन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इसी साल हम सारे देशवासियों को वैक्सीनेटेड कर देंगे, तो वो मुझे लगता है कि इस साल में भी एक आध महीना खत्म होने से पहले ही हम लोग कर पाएंगे, हम लोग बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो सभी लोगों को मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी भ्रम में ना रहें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैंने भी वैक्सीन की दोनों डोजेस ले लिए, तो आई एम लाइक ओके फाइन। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे लोग ना इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्हें कोविड हो गया, कि नहीं हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें कोविड नहीं है, और इस वजह से वो शायद डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या इस चीज को मानते ही नहीं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, हालांकि उन्हें है। सो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करी, भैया हमें कोविड है, हुआ ही नहीं है, भले ही तबियत बहुत खराब हुई, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। एक्चुअली उनको कोविड के सिम्टम्स आए और कोविड उनको हुआ भी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए भी हमने बहुत सारे लोगों को खोया, क्योंकि वो टेस्ट भी नहीं करा रहे थे, और जब बिल्कुल इस हालत में आ गए कि अब वो बचने की स्थिति में नहीं, तब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी तो दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, और अल्टीमेटली हमने लूज़ कर दिया। ऐसे लोगों को हमने खो दिया। आप देखिए जो सर्वे हुआ है ICMR का, जो सीरो सर्वे हुआ है, उसमें ये पाया गया है कि हमारे 30% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना होके चला गया, उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। एंटीबॉडी डेवलप इसलिए नहीं हो गई कि आपको कोरोना नहीं हुआ था, आपको कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स आए थे, थोड़े ज़्यादा भी आए होंगे, तभी तो आपको एंटीबॉडी डेवलप हुई है। तो इंडिया में काफ़ी बड़ी संख्या में एंटीबॉडी निकली लोगों को, वो इसीलिए निकली कि उनको कोरोना आया और आके चला गया। बहुत सारे लाइट सिम्टम्स के साथ भी आता है, जो हमारे सिम्टम कम होते हैं और फिर भी हम उसको मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए मेरा उनसे भी यही कहना है कि अगर कभी भी सिम्टम आए, किसी भी तरह का सिम्टम आए, तो टेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है। और अब तो गवर्नमेंट में भी फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट करा लेंगे, समय से आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको परेशानी है तो आप उसकी दवाई खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप दवाई भी ना खाएं, टेस्ट भी ना कराएं, तो अपने लिए तो बाधा बन ही रहे हैं, अपने परिवार के लिए आप सबसे बड़ी बाधा हैं, आप जहां काम कर रहे हैं वहां के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए आप सबसे बड़ी बाधा हैं। तो ऐसा कोई भी काम आप ना करें। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन ही एक इलाज है, उसको करवाइए। और दूसरा, जब भी कोई सिम्टम आ जाए तो अपना टेस्ट कराइए। अगर अपना टेस्ट करा लेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और दूसरों को भी अस्वस्थ करने से रोक पाएंगे, वरना पूरे परिवार को आप खत्म कर लेंगे। आपने देखा होगा, हम लोगों ने बहुत सारे परिवार देखे हैं कि अगर परिवार में 5 जने हैं तो 4-4 लोग हमारे से दूर चले गए। तो ऐसा क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों को करने का? तो मेरा ये कहना उनको भी है कि अपने ऊपर मेंटल हावी ना होने दें स्ट्रेस को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। आपको लग रहा है कि आपको कोई सिम्टम है और आप मन में ये कहे जा रहे हैं नहीं नहीं मुझे तो कोरोना नहीं है, नहीं नहीं मुझे तो कोरोना नहीं है, लेकिन वो सिम्टम बढ़ता जा रहा है। तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है, आप ही की हेल्थ इफेक्ट हो रही है, और आप जितने लोगों से मिल रहे हैं उनको भी इफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इस ट्रॉमा को छोड़ दीजिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अगर सिम्टम आए तो अपने आप को पहलवानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम, कई बार होता है कि हम लोगों के पैर में कहीं चोट लग जाए और लगता है मोच आ गई, फिर भी हम चलने का प्रयास करते हैं, तो फिर पता लगता है कि इंजरी इतनी बढ़ गई कि अब हम 2 महीने तक बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। तो इसी तरह अगर इंजरी हमें बढ़ानी है, अपने आप को हम दूसरे लोगों से मोहब्बत नहीं करते, हम अपने परिवार वालों से मोहब्बत नहीं करते, तो ठीक है, फिर आप बढ़ाइए और फिर अपने परिवार से दूर हो जाइए। तो मेरा इसलिए कहना है कि हो सकता है कि आपके दिल में मोहब्बत ना हो, पर आपको लोग, परिवार वाले आपके कम से कम आपसे मोहब्बत करते होंगे, उनका तो ख्याल रखिए। अगर आप चले गए तो उनका क्या होगा? इसलिए अगर जीवन में इस किसी भी संशय में ना पड़ें, ऐसे लोग ये मान के कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, ऐसा ना सोचें। अगर कोई भी सिम्टम जरा सा भी दिखाई दे तो अपना टेस्ट जरूर कराएं। ओके, डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बंदा कोविड-19 से जब रिकवर होता है ना, तो उसको लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मा है सोसाइटी में, क्या रे ये कोविड-19 था और इससे निकलेंगे, ठीक है।
तो ये जो सोसाइटी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करती है ना टुवर्ड्स कोविड पॉजिटिव पर्सन, क्या करा जाए? मतलब ये मैंने भी देखा है कि अरे उसको कोविड पॉजिटिव है, अरे भैया वो सही हो गया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है अलग तरीके से, इसको लेकर क्या है? देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन अगर कर रहे हैं लोग, अभी जब सेकेंड वेव आई और मैंने डोर टू डोर होम आइसोलेशन वालों को फूड भिजवाया, खाना भिजवाया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। बहुत सारे लोगों का, ऐसे पड़ोसियों का जो दिन रात बात करते थे लेकिन कोविड होने के बाद से बात करना बंद कर दिया, कोविड के ठीक होने के बाद से भी दूर से बात कर रहे हैं, अच्छा जी ठीक है भाई साहब आप ठीक हो गए, फिर भी देख लीजिए अभी थोड़े दिन तक और सिम्टम। अरे भाई जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो कहाँ सिम्टम रह गया? उसके बाद भी आप नहीं अभी 15 दिन आराम ही करिए, 15 दिन अंदर ही रहिए। इस तरह से लोगों में एक जबरदस्ती का ट्रॉमा पैदा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें एक ये वेव चलानी चाहिए आपके माध्यम से कि अगर कोई कोरोना पेशेंट ठीक हो गया है, तो अगर हमने मास्क लगा रखा है और उसने भी मास्क लगा रखा है, तो हम लोग ज़रूर उससे मिलें, उससे हंस के बात करें, उससे हंस के बात करें, उससे ज़रूर मिलें और उसको ग्रीट करें कि आपने कोरोना योद्धा हैं, आपने कोरोना की लड़ाई जीती है भाई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, कि आपने जो है कोरोना की लड़ाई जीती है, आप तो इंस्पिरेशन है। बल्कि उनसे ये सीखने का प्रयास करें कि आपने इन 15 दिन या 14 दिन जो कोरोना पीरियड के रहे, ऐसे में आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या आपने सोचा। जब अगर हम उनके अनुभव उनके साथ बैठ के सीखेंगे, तो हमें सबसे पहला नजर आएगा कि हमें तुरंत तो वैक्सीन करा लेनी चाहिए, तुरंत हमें वैक्सीन लगा लेनी चाहिए, तुरंत हमें इसके लिए जागरूक। क्योंकि जब कोरोना हुआ, लोगों को, मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा यार हमें तो जब हुआ कोरोना तो सबसे पहले हमें ये याद आया कि हमारा जो हिसाब किताब है हमारी पत्नी को पता है कि नहीं पता है, कहीं हम चले गए, हमारे परिवार में कुछ पता है या नहीं पता है, अरे हमारा ये काम रह गया, हम तो यार बड़ा 1 साल 2 साल से सोच रहे थे कहीं परिवार के साथ घूमने जाएंगे, वो रह गया, वो नहीं जा पाए। आप उनका एक्सपीरियंस सुनिए, आपको लगेगा कि यार ये शायद ज़िंदगी इन 14 दिनों में जो इन्होंने सीख ली, उसको 14 साल लग जाते हैं सीखने में। बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों को हम ना आगे करते रहते हैं, उनको कहते हैं चलो ठीक है अभी टाइम थोड़ा टाइट चल रहा है, परिवार के साथ समय नहीं दे पा रहे, बाद में दे देंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं है। तो इन जो ऐसे लोग हैं, मैं कहता हूँ वो तो बहुत अनुभवी लोग हो गए हैं, उनके साथ दूरी ना बना के उनके साथ प्यार बनाएं, उनके अनुभवों को सीखें, तो शायद हमारा जीवन भी और अच्छा हो जाएगा। मान लिया कि बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं अगर हम वो एक्सपीरियंस सुन लेंगे। क्योंकि उन लोगों ने 14 दिन जो गुजारे हैं और जिन्होंने थोड़े ज़्यादा सीरियस होकर गुजारे हैं, जिन्होंने थोड़ा हॉस्पिटल तक जाके गुजारे हैं, वो तो अब जीवन को समझ चुके हैं। उनको लगता है कि अब उनको पता है कि जीवन असली है क्या। हाँ, क्योंकि वो बहुत करीब से लौट के आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भावना छोड़ के कि इसको कोविड हो गया तो हम इससे बात ना करें, हम ये मान के चलें कि ये हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस का साधन है, इसको हमें खाली हेलो और ग्रीट नहीं करना है, हमें इसके साथ बैठ के बात भी करनी है, हमें इसके साथ बैठ के हमें इसको सीखना भी है। क्योंकि भगवान ना करे ऐसी स्थिति हमारे साथ आए, पर हम उससे पहले ही अपने आप को ठीक कर लें, हम अपने रिश्ते ठीक कर लें। एक साहब से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे यार मुझे लगा कि मेरे कुछ दोस्तों से मेरी अनबन हो गई थी, तो मैं काफ़ी दिन से उनसे बात नहीं की, मतलब 2 साल 3 साल हो गए। लेकिन जब मुझे कोरोना हो गया और मैं अकेले कमरे में पड़ा था, तो मैं एक दिन अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट देख रहा था, तो लिखते हुए मुझे वो दोस्त याद आए और मैं ये सोचने लगा कि यार मैंने इनसे बात क्यों नहीं की है 2 साल 3 साल से, क्या एक छोटी सी मेरी बात हुई थी, हो सकता है मेरी गलती थी या उसकी गलती थी, पर दोस्त तो मेरे 20 साल पुराने थे। तो एक के लिए ऐसी बात हो गई कि मैं इनसे 2 साल से बात नहीं कर रहा हूँ। बोले ये सोच के मुझे रोना आने लग गया अपने ऊपर, और मैंने उनको फ़ोन किया तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त तो मेरे यही हैं, जिनको मैं 2 साल से छोड़ के बैठा हूँ। ऐसे परिवार के बहुत सारे लोग जिनसे हमने किसी भी बात पे लड़ाई कर ली, बोले अब उनको इस कोरोना के टाइम में हमें लगा कि अरे यार ये क्यों की थी हमने, आज चले जाएंगे तो यही मन में बातें रह जाएगी, तो अभी इसको ठीक कर लें। तो लोगों ने वो अपने पारिवारिक रिश्ते अच्छे किए। तो मेरा ये कहना है कि उनका एक्सपीरियंस सुन के अगर हम लोग वो सीख लें और ये मान लें कि चलो हमें कोरोना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, अगर ऐसी गलतियां कहीं हम कर रहे हैं या हमसे कहीं हुई हैं, हो सकता है भूलवश हुई हों, तो उनको ठीक कर लें, उनको ठीक कर लें। इसलिए मुझे लगता है कि जो कोरोना को हो चुके लोग हैं, उन्हें हमें ग्रीट भी करना चाहिए, उन्हें हमें अच्छे से ट्रीट भी करना चाहिए,
और उनके साथ हमें बैठ के मीट भी करना चाहिए, जिससे कि वी कैन मीट एंड वी कैन डिस्कस, है ना, बहुत अच्छी चीजें हम सीख सकें उनके साथ। Absolutely correct. Okay. So एक term है जिसको which is described as mental fatigue. ठीक है, तो ये mental fatigue है क्या? And how can we know that we are suffering from mental fatigue? And इस mental fatigue से बाहर कैसे? एक सवाल में 3 सवाल है। देखिए, जो मेंटल फटीग है वो है एक्चुअली हमारे मेंटल का स्टेटस, हमारे दिमाग में क्या स्टेटस चल रहा है, क्योंकि हमारी जब बहुत सारी इकट्ठी चीज़ें हो जाती हैं तो वो हमारा एक सोचने का तरीका एक फिक्स हो जाता है। तो हम कहते हैं कि यार मेंटल फटीग हो गया, इसे ये तो चेंज ही नहीं कर सकता, तो वो हमारा एक फिक्स हो जाता है। वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उससे बाहर आएँ। हम किसी भी अपने आप को किसी भी चीज़ को अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। तो मेरा तो यही मानना है कि इसको क्योंकि इससे ना आपके अंदर इलनेस भी आती है, आपको ब्लड प्रेशर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप देखिएगा ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दिमाग में कुछ चीज़ों को फिक्स कर रखा है। तो अगर आपने दिमाग में कुछ चीज़ों को फिक्स कर लिया है तो उसको निकालने के बहुत सारे रास्ते हैं। इफ़ यू परमिट आई कैन टेल यू ए स्मॉल स्टोरी ऑफ गार्बेज। ये जो गार्बेज है, इसकी एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, और ये मेरे साथ ही एक्चुअली हो गया था। मैं बाहर गया था, घूमने गया हुआ था, तो मैंने वहाँ अपने होटल से पास ही में मॉल था, वहाँ जाने के लिए एक टैक्सी को हायर किया, और टैक्सी में जब मैं बैठ के गया तो हमने कहा भाई वो वहाँ मॉल, उसने कहा सर 20 मिनट्स करीब लगेंगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हम होटल की साइड रोड से जैसे ही मेन रोड पे टर्न कर रहे थे तो एक गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से हाईवे पे जा रही थी। तो हमारी गाड़ी वाले ने ब्रेक भी लगाए, काफ़ी ब्रेक लगाए, और खैर वो निकल गई गाड़ी। तो जो गाड़ी वाला जो तेज़ जा रहा था वो भी स्लो हुआ, और गाड़ी में से निकल के हमारे ही ड्राइवर को, जो अपनी साइड में था, बहुत स्लो था, देख के हाईवे पे चढ़ रहा था कि हाँ साहब मैं ठीक से चलूँ, उसी को बहुत सारी गालियाँ देने लगा, उल्टी सीधी बातें। तो मैंने कहा भाई, वो हंस रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है उसको। हमने कहा यार कमाल है, ये आदमी जो ये गलती उसकी, वही तुम्हें गालियां दे रहा है, वही तुम्हें सब कुछ कह रहा है, पर तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो और तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो। कह रहे सर जाने दीजिए कोई बात नहीं। वो चला गया। हमने कहा फिर भी क्या मैटर है? बोले सर ये गार्बेज सिस्टम है, इसको एक्चुअली अब आई डोंट वांट टू टेक। क्या यार क्या सिस्टम है गार्बेज का? बोला अरे सर बस मैं ये सब लेना नहीं चाहता हूँ करके वो वहाँ मॉल पहुँच गया। लेकिन वो मेरे को तो समझ में नहीं आया कि क्या सिस्टम है ये गार्बेज का। तो मैंने सोचा ये कैसे बात करेगा, समझना तो चाहिए ना, एक टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन यू कैन लर्न फ्रॉम ए टैक्सी ड्राइवर ऑल्सो। तो मैंने उससे कहा अरे यार मैं होटल में एक सामान भूल आया, अभी वापस चलना पड़ेगा होटल। तो वापस चलते हैं। उसने कहा अरे सर आप तो, मैंने कहा हाँ नहीं मैं भूल आया हूँ और ज़रूरी आइटम था। तो उसने कहा ठीक, वो चल दिया। जब चल दिया तो फिर मैंने उससे पूछा यार ये क्या सिस्टम है गार्बेज का? बोले सर ये जो है ये एक लॉ ऑफ गार्बेज है जो लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा वो क्या है? बोले एक्चुअली सर क्या है, उसके मेंटल में जैसे एक बाल्टी होती है ना खाली, उसमें पानी आप पूरा भर दीजिए, तो पूरा लेवल भरने के बाद जब उसमें एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो वो बाहर आएगा। बोले जो इसका जो दिमाग है उसके अंदर वो जो बाल्टी है इसकी दिमाग की, वो पूरी गार्बेज से भर चुकी है। अब इसके पास वो गार्बेज एक्स्ट्रा इकट्ठा हो रहा है। अब सुबह घर में लड़का आया होगा या किसी से लड़का आया तो ये गार्बेज कहीं ना कहीं निकालेगा, और निकाल के ये मेरी बाल्टी में डालने का प्रयास करेगा, यानी मेरे दिमाग में डालने का प्रयास करा। उसने रोका और मेरे को बहुत सारी गालियां दी, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें की। तो वो ये सोच रहा था कि शायद मेरे दिमाग की जो बाल्टी है उसमें ये भर देगा उस गार्बेज को, लेकिन मैंने हंस के रिफ्यूज कर दिया। अगर मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता तो मेरे दिमाग में भी वही गार्बेज भर जाता। इसलिए ये रूल ऑफ गार्बेज है साहब, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। भैया तेरा गार्बेज तू ही रख अपने पास, यू शुड नॉट स्पिल ऑन मी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार कमाल है यार। सो आई लर्न फ्रॉम ए टैक्सी ड्राइवर कि यार ये जो गार्बेज अगर ऐसा कोई देना चाहता है, इसीलिए जो मेंटल फटीग वाले लोग होते हैं ना उनके पास बहुत सारा ऐसा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसको दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। तो हमें उनसे थोड़ा बचना भी चाहिए, और अगर कभी ऐसी बात हो रही है तो उसको अपने ऊपर ना लें, हंस के उसको टाल दें, हंस के उनकी बात सुने और टाल दें।
और जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा ट्रॉमा है, जिनको मेंटल फटीग हो गया है, मेरा उनसे कहना है कि उन्हें भी अपना गार्बेज निकालने का एक सही मौका और एक सही जगह होती है। वो जगह होती है हमारा बाथरूम, और बाथरूम में हमारा बहुत अच्छा होता है एक मिरर, जिसमें हम एक दूसरे को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। वहाँ आप उसको निकालिए, वहाँ पर आप जितनी भी ताकत से अपना निकालना चाहें स्ट्रेस, जितना आपके अंदर फटीग भरा हुआ है उसको आप निकालना चाहें, उसको वहाँ निकाल लीजिए। तो आपकी जब बाल्टी खाली हो जाएगी तो आपको भी सुकून आ जाएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपका प्रेशर भी दूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसा करें तो उससे हम दूर हो सकते हैं। I think this is a learning for me also. I think this is super. What a great example. Okay, so last but not the least, any message for our listeners, for our viewers? देखिए, मैं सभी व्यूअर्स को ये खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि समय हमारे पास बहुत कम है। जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। किसी की उम्र 80 साल होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 100 साल होगी। उसमें से हमने काफ़ी सारे साल जी लिए हैं, और हमने जो 1.5 साल में ये कोरोना का पीरियड देखा है, ये हमने ना कभी जीवन में सुना था, ना हो सकता है आगे कभी सुन पाएंगे। तो इसमें हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस, खुशी, कि हम खुशी के लिए काम करें और हम खुश हों। तो मेरा ये कहना है सभी को कि सबसे पहले खुद खुश रहिए, क्योंकि आप खुश होंगे तभी तो आप दूसरे को खुश कर पाएंगे। आप दुखी हैं और आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो सब लोगों को खुश करने में लगा हूं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप खुश हों। छोटे छोटे जो स्ट्रेस आते हैं आपके जीवन में, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। उनको ज़रूर इसमें डायलॉग मुझे याद आ जाता है ना, सलमान खान का एक डायलॉग है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो इसका उसका मतलब भी यही है, उसको हम अगर समझने का प्रयास करें कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई टेंशन आपके पास आती है, स्ट्रेस की आती है, तो उसको ऐसे दिमाग में मत लो। उसको ठीक है, उसको एक जनरल बात की तरह समझो और उसके ऊपर अपना जो रिएक्शन है वो दे के खत्म कर दो। डोंट टेक इट इनसाइड। तो मेरा सभी जो आपके लिसनर्स हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि खुश रहिए, और खुश रहकर लोगों को खुश रखिए। लोगों से प्रयास करिए कि उनसे हम अच्छे से मिलें, अच्छे से हम बात करें, चाहे वो कोरोना पीड़ित हों या कोरोना पीड़ित ना भी हों। क्योंकि हम छोटी छोटी बात पे, मैंने ये भी देखा है कि लोग पार्किंग पे झगड़ा करने लगते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल खड़ी करने पे झगड़ा करने लगते हैं। अरे थोड़ी आगे खड़ी कर लीजिए, थोड़ा पीछे खड़ी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस लेना, इन छोटी बातों से अपना मेंटल पीस को ख़त्म करना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो जस्ट कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी टू। आप उनको भी खुश रखिए, खुद को भी खुश रखिए। रेडियो आपके लिए इतनी अच्छी बातें भी ला सकता है, ये भी शायद कभी लोगों ने सोचा नहीं होगा। लोग सोचते थे कि रेडियो का मतलब है सिर्फ गाने सुनाना, लेकिन आप उनके मेंटल हेल्थ, आप उनके लाइफ, आप उनके जीवन के बारे में सब कुछ बातें करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक चेंज है। जब ये रेडियो भी ये चेंज अपने आप में ला सकता है, तो हम भी तो अपने जीवन में कुछ चेंज ला सकते हैं, हम भी तो अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जीवन अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे का प्रयास लेकर इस देश को भी आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। Absolutely, and I am totally agree with you. So इसीलिए बिग एफएम और वाटर एड इंडिया ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है सही जानकारी मिटाएगी कोरोना की बीमारी। आई होप इस वीडियो को देखकर आई गेस लोग समझें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो उसको फॉलो करें, मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। तो आई थिंक कोविड पॉजिटिव होने से बच सकते हैं, खुद भी और दूसरे को भी बचा सकते हैं।